नमस्कार। पिछली क्लास में साइंस में हमने फिजिक्स का टॉपिक लिया था प्रकाश। प्रकाशीय तरंगों से संबंधित कुछ बातें पढ़ ली थी। उससे आगे की बातें जो है आज भाग 2 में हम इस क्लास में लेके आए हैं। तो उस क्लास को चालू करने से पहले जो पिछली क्लास में बातें पढ़ी थी उनको हल्का सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की बातें देखेंगे। तो इस क्लास को देखिए आराम से। सबसे पहले आपको बताया था कि प्रकाश क्या है। तो इसमें यदि ये पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की तरंग को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इसलिए ये कैसी तरंग है? अयांत्रिक तरंग है। तीसरा ध्यान रखना है, दिशा के आधार पर आपको बताया गया था कि प्रकाश की तरंगें कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, और इनकी तुलना हमने ध्वनि तरंगों से भी की थी। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। फिर बताया गया था कि प्रकाशीय तरंगें जो हैं, इनका इनसे संबंधित इनके गुण, इनकी प्रकृति जो भी हम पढ़ते हैं, उसको हम उस शाखा को क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। यानी अध्ययन की वह शाखा जिसमें प्रकाशीय तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशिकी। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें आपको बताया गया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है? दोहरी। प्रकाश तरंग की तरह भी आचरण करता है और कणों की तरह भी। तरंग की तरह आचरण करता है, ये बात किससे सिद्ध होती है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया था हाइगेंस का। और प्रकाश कणों के रूप में भी आचरण करता है, कणों की भांति भी। तो ये बात किसने बताई थी? आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन का जो सिद्धांत था वो था प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। और यहाँ ध्यान रखना है, यानी इस तरीके से तरंग के रूप में भी आचरण कर रहा है, और तरंग में लाइट के पैकेट्स हैं, प्रकाश के पैकेट्स हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन्स कहा जाता है। तो कण के रूप में भी आचरण किया और तरंग के रूप में भी। तो कण वाला जो सिद्धांत है वो तो दिया है आइंस्टीन ने, और तरंग वाला जो है वो हाइगेंस का सिद्धांत है। यहाँ से आपको पता चला कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? दोहरी। उसके बाद पिछली क्लास में हमने ये बात भी पढ़ी थी कि प्रकाश की गति कितनी होती है, और ध्वनि की गति से इसकी तुलना करके अप्लाइड क्वेश्चंस भी किए थे। और जो माध्यम है, ठोस, द्रव और गैस और निर्वात, उनमें प्रकाश की गति जो है तुलनात्मक रूप से कैसी रहती है वो भी देखा था। फिर उसके बाद आपको ये आंकड़े भी बताए गए थे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। उसके बाद प्रकाशीय स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण भी किया था। अदीप्त, प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्धपारदर्शक, और इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वो भी आपको बता दिए गए थे। इतनी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आगे देखिए, अब ये जो 6 घटनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और विवर्तन। ये 6 हमें डिटेल से पढ़नी है, और इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वो याद करने हैं। इन 6 जो हैं इनको डायग्राम से आपके सामने इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदाहरण तो ये था, लेकिन इसके पीछे कौन सी परिघटना जो है वो प्रकाशीय तरंग की हो रही है। अब इनको आप डिटेल से देखिए। सबसे पहला वाला जो है क्या दे रखा है? परावर्तन। परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाशीय तरंग का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस जाना। तो परावर्तन तो हो गया टकराकर वापस जाना। इसी में थोड़ा सा अलग है अपवर्तन। अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना और अपने पथ से विचलित होना। पथ से विचलित होने का मतलब इस माध्यम से जब इसमें गई है तो वो सीधी ऐसे नहीं आई है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। और पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो यहाँ देखिए, जब टकराकर ये वापस जा रही है तो ये किरण होती है आपतन किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है उस किरण को बोलते हैं परावर्तन किरण। यहाँ जो अभिलंब के साथ कोण बन रहा है उसे बोला जाता है आपतन कोण, और ये वाला कोण है परावर्तन कोण। और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन के बराबर। और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल थे वो आपको पिछली क्लास में समझा दिए गए थे। यहाँ ध्यान रखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और पथ से विचलित होना, इसमें 3 प्रकार के केस बनते हैं। आपको बताया गया था कि यदि प्रकाश की तरंग जो है विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के क्या आएगी? पास आएगी। और सघन से यदि विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के क्या होगी? दूर जाएगी। और यदि माध्यम चेंज नहीं हुआ है, सेम माध्यम है, तो वो अभिलंब के समानांतर निकल जाएगी। ये 3 केस ध्यान रखने हैं।
उसके बाद अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें। पहली शर्त है कि तरंग जो है वो सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। दूसरी शर्त ये है कि जो आपतन कोण है वो किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। आपतन कोण किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से, तब ये वाली घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से आराम से समझ लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। अब देखिए ये जो है ये दो माध्यम के बीच का पृष्ठ बना रखा है हमने बॉर्डर, और ये हमने खींची है अभिलंब। और अभी आपको बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए शर्त क्या है कि प्रकाश की तरंग सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। सघन जो है माध्यम ले लेते हैं कांच, और कांच की तुलना में जल कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो हमने मान लीजिए आपतन कोण ये रखा। यदि आपतन कोण ये रखते हैं इस कोण पे आपतन हो रहा है इसका। अब सघन से विरल में जाएगी तो अभी पढ़ा कि जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगी वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। फिर दूसरे केस में हमने दोबारा आपतन कोण को बढ़ाया। जितना आप आपतन कोण बढ़ाओगे उतना ही अपवर्तन कोण बढ़ता जा रहा है। ये आपतन कोण यहाँ दोबारा बढ़ाया गया। तो अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब से ये जो रेखा बना रही है, तो ये कोण क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब इसमें ध्यान रखिए आपतन कोण और बढ़ा दिया गया। आपतन कोण इतना कर दिया गया कि ये दूर हटते हटते इस बॉर्डर के समानांतर आ गई। यानी ये जो आपका कोण है कितने का बन गया, 90 डिग्री का। इस कोण को अपवर्तन कोण कहा जा रहा है। ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। और इधर वाले कौन से कोण है, आपतन कोण। आपतन कोण पहले छोटा रखा, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हो ये अभिलंब से दूर हटती जा रही है। और कितनी हट गई, 90 डिग्री तक। अब उसके बाद में यदि हमने आपतन कोण को और बढ़ा दिया, आपतन कोण इतना बड़ा कर दिया, तो ये दूर हटते हटते अब इस साइड चली जाएगी। अब आप यहां घटना देखिए, यहां अपवर्तन नहीं हुआ है। ये जो प्रकाश की तरंग है उस साइड चली गई, टकरा कर वापिस गई है। टकरा कर वापिस गई है इसका मतलब कौन सी घटना हुई है, परावर्तन। अब अपवर्तन नहीं है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम के अंदर चली गई, तो इसे बोला जाता है आंतरिक। और पूरी तरीके से चली गई तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए इंग्लिश में जो नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म आता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें ध्यान रखिए शर्त क्या थी कि एक तो सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। एक जो ये आपतन कोण है वो इस वाले कोण से बड़ा होना चाहिए। अब इस कोण का स्पेशल नाम रखा जाता है, इसका नाम है क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी जाए तो क्रांतिक कोण वो वाला आपतन कोण है, क्योंकि इधर वाले कोण कौन से हैं, आपतन। तो क्रांतिक कोण वो आपतन कोण है जिस समय अपवर्तन कोण कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। तो जब अपवर्तन 90 मिले उस टाइम पे जो आपतन कोण था उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अपवर्तन कोण यदि 90 है तो आपतन कोण जो है उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो आपतन कोण होगा क्रांतिक कोण। या विपरीत क्वेश्चन बना दिया कि आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अब बताइए अपवर्तन कोण कितना होगा। तो अपवर्तन कितना होगा, 90 होगा। तो दो शर्तें होंगी तभी ये घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब उसके बाद इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वो देखते हैं, तीनों घटनाओं से संबंधित। परावर्तन यानी टकरा के वापिस जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना यानी अपवर्तन,
और तीसरा कौन सा था कि माध्यम तो अलग अलग थे लेकिन वो टकरा कर क्या हो गई, वापस चली गई, क्योंकि वो दो शर्तें पूरी हो गई। एक तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया और दूसरा ये सघन से किस में जा रही थी, विरल में। अब इनसे संबंधित, तीनों से संबंधित उदाहरण जो हैं वो देखिए। पहली जो घटना थी परावर्तन, इससे संबंधित कौन कौन से उदाहरण पढ़ने हैं। सबसे पहला है दर्पण। दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब जो देखते हैं वो किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। अब इसमें ध्यान रखिए, जो कांच होता है, कांच पारदर्शी होता है, इसमें से प्रकाश की तरंग जो है दूसरी साइड निकल जाती हैं। अब इस कांच को परावर्तक बनाने के लिए इसके पीछे लेप कर दिया जाता है। आपने देखा होगा दर्पण जो है पीछे से पेंट रहता है, और वो पेंट किसी चमकीले पदार्थ का किया जाता है। चमकीला पदार्थ या तो पारा यूज किया जाता है या चांदी यूज की जाती है। और ये पारा और चांदी जो है इनको यहाँ फिक्स करने के लिए उसके ऊपर चिपकाया जाता है रेड ऑक्साइड। तो इसमें ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दर्पण बनाने के लिए कांच पे किसका पेंट किया जाता है या किसका लेप किया जाता है। तो पारा और रेड ऑक्साइड या चांदी और रेड ऑक्साइड। एक साइड से पेंट कर दिया तो ये वाली सतह कैसी बन जाती है, परावर्तक सतह बन जाती है। अब यदि हम सामने यहाँ खड़े होके अपनी शक्ल देख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि ये प्रकाश की तरंगे जाके टकरा के वापस हमारी आंख में पड़ रही हैं। तो टकरा के वापस आई है घटना कौन सी चली है, परावर्तन। तो दर्पण में प्रतिबिंब देखना किसका उदाहरण है, परावर्तन का। अब इस दर्पण से संबंधित एक क्वेश्चन तो पेंट वाला बन गया, और भी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई, इस क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आपने देखा होगा कि दर्पण यदि छोटा होता है तो हमें खाली चेहरा दिखाई दे पाता है, और यदि दर्पण की लंबाई ज़्यादा होती है तो हम हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि पूरा प्रतिबिंब व्यक्ति को देखना है तो जो व्यक्ति की लंबाई है उस लंबाई से आधा जो है दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। यदि आधी लंबाई का दर्पण होगा तो उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तभी आपने देखा होगा कि जो ड्रेसिंग जो है, ड्रेसिंग के जो शीशे होते हैं या दर्पण होते हैं वो लगभग 3 फीट के आसपास होते हैं, क्योंकि औसत लंबाई जो है वयस्क जो मनुष्य है उसकी मानी जाती है 6 फीट। तो उससे आधा जो दर्पण है उसमें उसका पूरा प्रतिबिंब दिख सकता है, तो लगभग 3 फीट के बनाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरीके से कि एक व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आधा करना है आपको। उसके बाद आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है दर्पण से संबंधित ये पूछा जाता है कि दो दर्पण हैं, उन दर्पण को किसी कोण पे रख रखा है। इस साइड से तो ये पेंट है और इनको इस तरीके से कोण पे रख रखा है और बीच में एक वस्तु रख दी। अब पूछा जाता है इस वस्तु के इन दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाती है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आपको फॉर्मूला याद करना है कि प्रतिबिंब जो हैं इनकी संख्या, इसका सूत्र है 360 बटा थीटा माइनस 1। अब थीटा क्या है, दो दर्पण के बीच का कोण। उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि दो दर्पण है उनको 60 डिग्री के कोण पे रख रखा है और बीच में एक वस्तु रख रखी है, तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब इन दर्पण में बनेंगे। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है, वो जो कोण है उसकी जगह कितना लिखना है, 60, और फिर क्या करना है, -1। तो इसमें यदि देखेंगे तो कितना आ गया, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। तो दर्पण की संख्या जो है वो कितनी हो जाए, दर्पण नहीं प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। उसके बाद आगे देखिए, इसमें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को इस तरीके से बोल दिया गया कि दर्पण जो है उनको समकोण पे रखा हुआ है। समकोण का मतलब 90 डिग्री पे रख रखा है, और फिर एक वस्तु इनके सामने रख रखी है, उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा 360 बटा थीटा माइनस 1। तो यहाँ आप 360 बटा 90 माइनस 1 करेंगे तो 4 में से गया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी प्रतिबिंब की संख्या। एक क्वेश्चन और, यदि दो दर्पण जो हैं, एक दर्पण ये है और ये दूसरा दर्पण है, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दिया गया है कि इनके बीच में
जो कोण है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। अब इनके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, यानी दो दर्पण इस तरीके से जोड़े हुए हैं, तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस समय प्रतिबिंब साफ ही पता चल रहा है, एक बनेगा। फिर भी उदाहरण से आप देख लीजिए, 360 बटा 180 माइनस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1, कितना प्रतिबिंब बनेगा, 1। इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि दो दर्पण हैं, उनको समानांतर रखा हुआ है, एक दर्पण इधर है और एक दर्पण इधर है, इनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। अब उस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको गलत कर देते हैं कई बार। इसमें ध्यान रखना है, पहला तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों दर्पण के बीच में कोण कितना बन रहा है। तो ध्यान रखिए, कोण की परिभाषा क्या होती है, जब दो रेखाएं आपस में मिले तब कोण बनता है। तो कोण बन ही नहीं रहा है, तो कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब 300 फॉर्मूला जो हमारा है, 360 बटा 0 करोगे माइनस 1, किसी भी चीज को 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, अनंत आता है। तो आपका उत्तर जो है इसमें क्या आएगा, अनंत। यानी दो दर्पण यदि समानांतर रखे हुए हैं तो आगे से आगे आपको प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो ऐसा आपने कई जगह म्यूजियम में देखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये हो गए आपके दर्पण के। ये हम किसका उदाहरण पढ़ रहे थे, परावर्तन का। परावर्तन का अगला उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है चंद्रमा जो है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। अब इसमें ध्यान रखना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, सूर्य के अंदर प्रकाश का स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें और उनमें होने वाली अभिक्रियाएं। तो इससे जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश चंद्रमा की सतह पे टकरा के हमारे पास आ रहा है। यानी चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश से। लेकिन आप यहाँ ये देखिए, टकरा कर आ रहा है प्रकाश। तो चंद्रमा द्वारा जो प्रकाश मिल रहा है हमें, वो कौन सा है, परावर्तित प्रकाश है। ये चंद्रमा किस घटना के कारण चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, परावर्तन के कारण। उसके बाद आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिनके कलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो सब किसके कारण होते हैं, परावर्तन के कारण। सफेद रंग जो होता है, सफेद प्रकाश, इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग। अभी वर्ण विक्षेपण में पढ़ेंगे, उसमें आप देखिए, यदि कोई वस्तु आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है, उसका कारण क्या है, सूर्य से जो प्रकाश है वो किस रंग का आ रहा है, सफेद रंग का। और इस सफेद रंग में, सफेद प्रकाश में कितने रंग आ रहे हैं, 7 रंग। इन 7 रंगों में से ये वस्तु 6 रंगों का अवशोषण कर लेती है। 6 को तो अवशोषित कर दिया, और सिर्फ इसने एक रंग को क्या किया है, परावर्तित किया है, टकरा के उन 7 में से एक रंग को भेजा है। और वो कौन सा है, लाल रंग। यही लाल रंग मनुष्य की आंख में पड़ेगा तो उसको इस वस्तु का कलर कैसा दिखाई देगा, लाल। आपको क्या पता चला, जो वस्तु, कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वो उसी रंग का क्या करती है, परावर्तन। बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो लाल वस्तु जो है 6 रंगों को अवशोषित कर रही है और लाल रंग का क्या कर रही है, परावर्तन। इसी के अलावा और भी कोई उदाहरण, यदि कोई वस्तु पीले रंग की दिख रही है तो उन 7 में से खाली पीले का परावर्तन कर रही है, बाकी सभी रंगों को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। इसके अलावा ध्यान रखिए, यदि ये सफेद प्रकाश जो आ रहा है, किसी वस्तु ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, एक भी रंग वापिस नहीं जाने दिया, सातों के सातों अवशोषित कर लिए, तो इस वस्तु का रंग जो है वो कैसा होगा, काला। तो काले रंग की वस्तुएं जो हैं वो सभी रंगों का क्या कर लेती हैं, अवशोषण। और यदि किसी वस्तु ने सभी रंगों को वापस भेज दिया, सभी का परावर्तन कर दिया, तो हमारी आंख में सभी रंगों का जो मिश्रण जाएगा, यानी सभी रंगों का मिश्रण कैसा होता है, सफेद, तो वस्तु का रंग कैसा होगा, सफेद। तो 3 केस आपने ध्यान रखे कि वस्तु का रंग कौन सा रंग दिखाई देता है, जिसका वो परावर्तन करती है, जिसको वो अवशोषित कर लेती है, वो अंदर ग्रहण कर लेती है, बाकी परावर्तन वाला रंग हमारे पास पहुंचता है। सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, कुछ भी वापस नहीं भेजा, तो वस्तु का कलर कैसा होगा, काला। सभी रंगों को यदि परावर्तित कर दिया तो जो रंग है वो कैसा होगा, सफेद। अब इसी पे आधारित जो हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि सर्दियों में गहरे रंग के या काले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है,
क्यों दी जाती है? क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े जो हैं वो क्या करेंगे, सभी रंगों को अवशोषित करेंगे और वो कपड़ा जो है उसका तापमान ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा गर्मियों में हल्के रंग के सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सभी रंगों को क्या कर देते हैं, परावर्तित, और परावर्तित करने से ये कपड़ा ठंडा रहता है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आगे देखिए इसमें, तो परावर्तन के आपने उदाहरण देखे, एक तो दर्पण का था। दर्पण से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको बता दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दर्पण पे लेप किसका किया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें कि प्रतिबिंब, यदि पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तीसरा, ये कोण वाला ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको बताया कि चंद्रमा का प्रकाश कैसा है, परावर्तित प्रकाश है, खुद का प्रकाश नहीं है। फिर ध्यान रखना है वस्तु का रंग, कौन सा रंग होता है जिसको वो परावर्तित करती है। उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और बनाया जाता है। क्वेश्चन ये है, लाल गुलाब है और उसको हरे शीशे से देखा जा रहा है। कौन से कांच से देख रहे हैं, हरे शीशे से, तो इस गुलाब का कलर कैसा दिखाई देगा। तो इसमें ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो ये देखिए कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था उस प्रकाश में कितने रंग आ रहे हैं, 7 रंग आ रहे हैं। और इसके अंदर से आप देख रहे हो तो आंख यहाँ है। अब इन 7 रंगों में से इस शीशे का कलर कैसा है, हरा, तो इसने कितने रंग अवशोषित कर लिए, 6। ये सिर्फ एक ही रंग भेजेगा और वो रंग कौन सा है, हरा। हरा रंग इधर जाएगा। लाल रंग की वस्तुएं लाल के अलावा सभी रंगों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित। तो 6 रंग तो ये अवशोषित कर गया, एक नीचे जो हरा रंग गया उसको अवशोषित कर लिया इसने, यानी सारे रंग खत्म हो गए। और अभी पढ़ा था सारे ही रंग अवशोषित हो जाते हैं तो वस्तु का कलर कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो ये गुलाब जो है इसका कलर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी गुलाब को यदि सफेद शीशे में से या पारदर्शी कांच में से देखा जाता तो सारे के सारे रंग इसके पास आते, और सारे रंग यदि आते तो उनमें से 6 को तो ये अवशोषित करता और लाल रंग परावर्तित कर देता, और वापस उसका कलर हमें क्या दिखाई देता, लाल दिखाई देता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अब आगे ध्यान रखिए, अगली जो घटना थी, अगली घटना है अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से क्या होना, विचलित होना। अब इसको देखिए, इससे संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं। इससे संबंधित उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है कि पानी का ग्लास भरा हुआ है और उसमें पड़ा हुआ जो सिक्का है, पानी के ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का आपको तली से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ग्लास में पानी भर रखा है और यहाँ सिक्का है, जब हम इसको देख रहे हैं, आंख यहाँ है, तो प्रकाश की जो तरंग है वो पानी और किस में से आ रही है, वायु में से। अब यहाँ ध्यान रखिए, पानी एक माध्यम हो गया, वायु दूसरा माध्यम हो गया। माध्यम में चेंज होने के कारण ये प्रकाश की तरंग विचलित हो रही है, और विचलित होने के कारण ये सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है। तो पानी में पड़ा हुआ जो सिक्का है वो अपनी जो वास्तविक गहराई है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है। घटना कौन सी हो रही है, अपवर्तन, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है। अब इससे संबंधित कई क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का टैंक जो है, टैंक वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देते हैं। तो वही बात है, पानी का भरा हुआ टैंक है, उसमें उसका तल जो है वो थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, अपवर्तन। और अपवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि एक माध्यम, माध्यम कौन सा है, जल, और फिर कौन सा है, वायु। वायु इन माध्यम से चेंज होते हुए ये तरंगे हमारी आंख में जाती हैं तो वो अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती हैं। तो जो लोकेशन इसकी यहाँ दिखनी चाहिए थी उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इसी के अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मछली जो है वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो वही कारण है, कौन सा है, अपवर्तन। अपवर्तन में सभी उदाहरण ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें अपनी जगह जो है वो अलग दिखाई दे रही है। तो अपनी जगह से हटे हुए दिखाई दें तो घटना कौन सी चलेगी, अपवर्तन। तभी हमने शुरू में क्या पढ़ा, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग का जाना और अपने पथ से क्या होना, विचलित होना। इसके अलावा मछली वाले में एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि एक तालाब के अंदर मछली जो है
वो 4 मीटर गहरी दिखाई दे रही है। अब मछुआरे को कांटा फेंकना है या जाल फेंकना है मछली को पकड़ने के लिए, तो वो इस 4 मीटर पे फेंकेगा या 4 मीटर से कम पे फेंकेगा या 4 मीटर से ज़्यादा पे। अब ध्यान दीजिए, इसमें पानी में जो मछली दिख रही है वो वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। तो उसको जाल फेंकना है या कांटा, जो उसका अंदाजा लगाना है उस 4 मीटर से नीचे, यानी मछली थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। तो 4 मीटर से ज़्यादा पे फेंकेगा तब मछली पकड़ में आएगी, क्योंकि मछली की वास्तविक गहराई जो है वो नीचे है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये उदाहरण किसका हो गया? अपवर्तन का। एक और देखिए, इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि पानी में पड़ी हुई, पानी में डूबी हुई पेंसिल, ग्लास में पानी भरा हुआ है, पेंसिल यदि हम देखते हैं तो यहाँ वाली जो देख रहे हो ये तो आपको बिना अपवर्तन घटना के दिख रही है, क्योंकि ये बाहर वायु में है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। अंशतः जो डूबा हुआ है वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो पानी में पड़ी हुई या अंशतः डूबी हुई पेंसिल जो है तिरछी क्यों दिखाई देती है? तो वही ध्यान रखना है, घटना कौन सी चल रही है? अपवर्तन। एक और ध्यान रखिए इसमें, अपवर्तन के लिए तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाने का मतलब कई बार तो उनकी जो लाइट है वो तेज दिखाई देती है, कई बार उनकी लाइट थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। उसका कारण है ये पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, और यहाँ है तारे। अब तारे से जो प्रकाश आ रहा है, जब तक यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तब तक तो सीधा चल के आ रहा है। अब वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल हमारा सब जगह एक जैसा नहीं है। वायुमंडल में इसकी परतें जो हैं उनमें कण कहीं दूर दूर हैं, कहीं पास पास हैं। जैसे जो वायु पृथ्वी के पास है वहां पे कण बहुत पास पास हैं, यानी आपको ये माध्यम कैसा मिलेगा? सघन। फिर उसके बाद विरल। तो इस तरीके से माध्यम जो है अलग अलग हैं। वायु के ही अलग अलग माध्यम बन गए, सघन और विरल। तो ये जब तक प्रकाश की तरंग तारे से आ रही थी निर्वात के अंदर, तब तक तो कैसी आ रही थी? सीधी चल के। लेकिन जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अलग अलग माध्यम मिलते हैं और ये पथ से विचलित होते जाती है। प्रकाश की तरंग विचलित होते हुए हमारे पास पहुंच रही है। तो कई बार तो उसकी लाइट जो है बहुत तेज दिखाई दे रही है, कई बार धुंधली दिखाई दे रही है। तो हमें ऐसे लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। तो तारा किसकी वजह से टिमटिमाया है? वायुमंडल की वजह से। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो तारे आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, डायरेक्ट एक पॉइंट दिखाई देता जलता हुआ। तो इसमें ध्यान रखिए, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण है? अपवर्तन के कारण। क्योंकि माध्यम चेंज हुआ है और प्रकाश की तरंग है, इसने अपना पथ क्या किया है? विचलित किया है। उसके बाद आगे देखिए इसमें, तो अपवर्तन के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, ये ध्यान रखने हैं। कोई भी वस्तु आपसे ये पूछी जाए कि ये अपनी वास्तविक जगह से थोड़ी हटी हुई क्यों दिखाई दे रही है, तो आपको उसको आंसर क्या देना है? अपवर्तन। इसमें पानी वाले जितने भी हैं, पानी में पड़ा हुआ सिक्का, टैंक की गहराई जो है वो कम दिख रही है, और इसमें ध्यान रखिए मछली की गहराई कम दिखाई दे रही है। पानी में डूबी हुई, अंशतः डूबी हुई पेंसिल जो है वो तिरछी दिखाई दे रही है। और आपने देखा वायुमंडल में, वायुमंडल के कारण तारों का टिमटिमाना। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये जो दो घटनाएं होती हैं, सूर्य उदय और अस्त, इस वायुमंडल के कारण सूर्य उदय, सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है और अस्त भी 2 मिनट बाद होता है। इसको अभी पढ़ते हैं। डायग्राम से देखिए आप, ये पृथ्वी है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, और ये है इस व्यक्ति का क्षितिज। क्षितिज किसे कहा जाता है? हम कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री तक देख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, सूर्य की स्थिति इस व्यक्ति के लिए यदि इस क्षितिज से ऊपर आ रही है तो इस व्यक्ति के लिए सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। और पूरे दिन सूर्य की स्थिति ये रही, उसके बाद क्षितिज से नीचे जा रही है, यानी इस व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसके लिए इस साइड उदय हुआ और इस साइड क्या हुआ है? अस्त हुआ है। तो उदय और अस्त होने का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। उदय और अस्त होना मतलब ये नहीं कि पहाड़ों के पीछे से कहीं से उदय हो रहा है और पानी के पास कहीं डूब रहा है, वो सब सीनरी की बात है। वास्तव में क्या है उदय होना? आप जहाँ खड़े हो, आपका जो क्षितिज बन रहा है वहां से यदि आपको सूर्य दिखाई देना शुरू हो गया तो आपके लिए वो उदय हो रहा है।
पृथ्वी पर आपसे विपरीत कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस समय उसके लिए वो क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो अब क्षितिज से ऊपर दिखाई देना। अब देखिए, यदि हमारे चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो ये जैसे ही उदय होता तब दिखाई देता, तब इस व्यक्ति की आंख में जो है सूर्य की किरणें पड़ती। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल। और अभी आपको बताया था कि वायुमंडल की परतें जो हैं एक समान नहीं है, कई जगह सघन है, कई जगह विरल है। अब ये परतें असमान होने के कारण ये सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य नीचे ही है, अभी उदय नहीं हुआ है, क्षितिज से नीचे है, तब इसका प्रकाश कायदे से इसकी आंख में नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक पहुंचा। जैसे ही वायुमंडल में आया, वायुमंडल में अलग अलग परतें मिलने के कारण ये प्रकाश अपने पथ से विचलित हुआ और इसकी आंख में पड़ गया। यानी इस व्यक्ति के लिए उदय हुआ नहीं था, उससे पहले ही दिखना शुरू हो गया। यहाँ जो घटना चल गई वो घटना है अपवर्तन। अपवर्तन क्या हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। और बताया माध्यम कैसे बन गए, वायुमंडल के खुद की अलग अलग परतें हैं, वही अलग अलग माध्यम बन गए, कई जगह सरल सघन, कई जगह विरल। तो सूर्य जो है उदय होने से पहले ही दिख गया, और ये कितने मिनट पहले दिख जाता है, 2 मिनट पहले। यही हालत यहाँ है कि सूर्य अस्त हो चुका है, यहाँ चला गया कायदे से। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण यहाँ जाती और इस व्यक्ति के ये सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या होता है, यहाँ तक तो सीधी जाती हैं, जैसे ही वायुमंडल मिलता है ये अपने पथ से विचलित होता है और इस व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। यानी अस्त हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद भी इस व्यक्ति को ये सूर्य दिखाई दे रहा है। पूरा दिन जो है आप देखेंगे तो कितने 24 घंटे का माना जाता है, तो कायदे से 12 घंटे की रात। जब छिपा हुआ है इस व्यक्ति के लिए सूर्य तो 12 घंटे की रात और 12 घंटे का क्या होना चाहिए, दिन, जब इसको ये सूर्य दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने देखा कि 2 मिनट तो दिन में इधर बढ़ गए और 2 मिनट इधर, यानी रात में से तो 4 मिनट माइनस हो चुके हैं और दिन में 4 मिनट क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिन और रात की लंबाई को कौन प्रभावित करता है, तो वायुमंडल भी करता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो ये वाली घटना नहीं होती, कौन सी, अपवर्तन। और अपवर्तन नहीं होती तो सूर्य जब दिखाई देता, जब उदय हो रहा था उसी टाइम दिखाई देता, उससे पहले दिखाई नहीं देता। और इसमें ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, वायुमंडल अनुपस्थित होने पे, यदि नहीं हो तो दिन की लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दिन की लंबाई ये 4 मिनट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वायुमंडल के कारण और कौन सी घटना के कारण, अपवर्तन के कारण ही 4 मिनट बढ़ रही है। तो अपवर्तन का अगला उदाहरण ये हो गया। उसके बाद अपवर्तन का एक उदाहरण और देखिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि मान लीजिए कहीं ज्वाला या कोई वस्तु जल रही है और उसमें से धुआं निकल रहा है, आप यहाँ बैठे हैं और इसके पीछे कोई पेड़ या कोई वस्तु है। इस पेड़ या वस्तु को जब आप देख रहे हैं तो ये आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण है, अगर ये बीच में नहीं होता तो यहाँ से जो प्रकाश की तरंगें हैं वो सीधी आ जाती, लेकिन यहाँ जो है वहाँ पे माध्यम अलग हो गया है, वायु है, धुआं है, तो यहाँ पे सघन विरल अलग अलग माध्यम हो गए, तो ये प्रकाश की तरंग जो सीधी आनी चाहिए थी वो अपने पथ से विचलित होकर आपके पास आती है। विचलित होकर आएगी तो ये वस्तु आपको हिलती हुई दिखाई देगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो लॉ के आर पार, लॉ यानी जैसे मान लीजिए मोमबत्ती की लॉ है और उसके आर पार किसी वस्तु को आप देखते हैं तो वो आपको कैसी दिखाई देती है, हिलती हुई, क्योंकि लौ हिल रही है, ये वस्तु भी आपको हिलती हुई दिखाई देगी। घटना कौन सी है, अपवर्तन। ऐसे ही धुआं यदि निकल रहा है और धुएं के पीछे किसी वस्तु को आप देख रहे हो धुएं के पार में से, तो वो आपको हिलती हुई क्यों दिखाई देती है, आंसर क्या देना है, अपवर्तन। तो जो भी चीजें अपनी जगह से हटी हुई दिख रही हैं उन सब का आंसर क्या देना है आपको, अपवर्तन। उसके बाद जो है अगली घटना जिसको हम क्या कह रहे थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये लास्ट वाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वैसे आपको घटना पूरी समझा दी गई है। उदाहरण इसमें आप ध्यान रखेंगे, उदाहरण में जितने भी चमकने वाले उदाहरण हैं, किसी भी वस्तु के चमकने वाले यदि उदाहरण पूछे जाएं तो सबका आंसर क्या देना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।